राजकीय महाविद्यालय बूंदी के प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में विशेषकर कथा साहित्य जो दूसरा पेपर है। दूसरे पेपर में कथा साहित्य में शुरुआती दो विधाएं, कहानी और उपन्यास, दोनों ही विधाओं का उद्भव और विकास हमें देखना है। तो कहानी और उद्भव और विकास के क्रम में हम पिछली बार यहां थे। प्रेमचंद पूर्व व प्रेमचंद उत्तर कथा साहित्य में क्या है ये देखा जा सका है, और हम पहुंच गए थे नई कहानी क्या होती है और नई कहानी के रचनाकार कौन कौन है। नई कहानी की त्रय में रामोक एक शब्द मैंने आपको बताया था। रामोक का मतलब क्या है आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं और उनको चौंका सकते हैं कि आप जानते हो कहानी परंपरा में रामोक शब्द का क्या आशय है। तो चौंकेंगे इसलिए कि ये एक सूत्र शब्द है। रामोक में तीन नाम निहित है। रा से राजेंद्र यादव, मो से मोहन राकेश, क से कमलेश्वर। इन तीनों कहानीकारों ने मिलकर के जो कहानियां लिखी, इस त्रयी ने जो कहानियां लिखी, उन कहानियों से नई कहानी का आरंभ माना गया। इस तरह से इसे हम रामोक कह सकते हैं। और आप जान चुके हैं, भली भांति परिचित हो चुके हैं कि प्रेमचंद कथा साहित्य के महत्वपूर्ण पुरोधा रहे, महत्वपूर्ण नाम रहा है। और प्रेमचंद से पहले और प्रेमचंद के बाद की कहानियों को अलग अलग पहचाना जाता है। और यह भी आपको पता चल गया है कि प्रेमचंद के समकक्ष जयशंकर प्रसाद कहानियां लिख रहे थे और उनकी कहानी प्रेमचंद से अलग अपनी ही शैली की थी। और इनकी शैली को अपनाने वाले रचनाकार भी थे, जैसे प्रेमचंद को मानने स्वीकार करने वाले, उस परंपरा में लिखने वाले अब भी कुछ कहानीकार उसी परंपरा में लिखते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरी तरह के मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के लिखने वाले रचनाकार, प्रगतिवादी दौर से लेकर के अब तक कुछ रचनाकार है जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित साहित्य लिखते हैं, जिसमें यशपाल और मार्कंडेय का नाम आया है। और बाद के रचनाकारों में नई कहानी की त्रय में भी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मध्यम वर्गीय जीवन के चितेरे कहलाते हैं। नई कहानी से आप परिचित हो चुके हैं। अब हम अगले पायदान पर हैं और ये आप बहुत ही बेहतरीन चीज समझने वाले हैं। जब आप कथा साहित्य की बात करते हैं या हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन की स्थिति और स्त्री विमर्श जिसे कहते हैं, उसकी जब बात करेंगे तब आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सिमोन द बुआ जो पाश्चात्य लेखिका रही है और यूरोपियन स्त्री लेखिकाओं ने स्त्री लेखन करके स्त्री विमर्शवादी लेखन पर चर्चाएं की और इस पे शोध कार्य हो रहे हैं। हम यहां पर स्त्री लेखन समानांतर कहानियां, यानी स्त्री का लेखन पुरुष के समानांतर कहानियां लिखता है और एक अलग ही छवि बनती है। स्त्री की स्थिति पुरुष की तुलना में दोयम दर्जे की रही समाज में, परिवार में, और यहां तक कि लेखन में भी। यह एक रूढ़िवादी समाज की परंपरा रही। भारत एक रूढ़िवादी देश रहा और यही
कारण रहा कि स्त्री लेखिकाएं बहुत बाद में लिखना आरंभ करती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ स्त्री लेखिकाओं की एक अच्छी खासी पांत परंपरा नजर आती है। हम देख सकते हैं कि स्त्री लेखन पुरुष लेखन के समानांतर रहा है, लेकिन उसे काटते हुए, स्पर्श करते हुए भी लिखा जाने लगा। काटते हुए स्वतंत्रता के बाद स्त्री की दुनिया पुरुष मुक्त भी नहीं हो सकती, ये एक सीधी सीधी बात है। लेकिन इधर स्त्री लेखिकाओं ने ऐसे स्वर, ऐसी कलम चलाई कि जिसमें यह उभर करके आता है, जिसमें देह गाथा पुरुष मुक्ति की बात उभर करके आती है। लेकिन ये स्वीकार्य नहीं हुआ। फिर भी स्त्री और पुरुष में अंतर है, प्राणी शास्त्रीय और वह सामाजिक कारणों से भिन्न भी रही है, और इस भिन्नता के चलते उनके लेखन में पुरुष लेखन से अंतर जाहिर होता है। अब ये देखिए, वर्जीनिया वुल्फ जो कहती है वो समझने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है, उनका सिद्धांत है, स्त्री का लेखन स्त्री का होता है, स्त्री होने से बच नहीं सकता। अपने सर्वोत्तम में वह स्त्रीवादी ही होगा। अंततः अगर स्त्री स्त्री के नजरिए से लिखेगी तो ये बात खरी उतरेगी जो वर्जीनिया वुल्फ कहती है। और ऐसे कारण भी रहे हैं। देखिए, पुरुषवादी समाज में हमेशा से स्त्री का शोषण हुआ है, पूरे विश्व में। बेशक यूरोपियन देशों में स्त्री पहले आजाद होती है, आजादी का स्वर बुलंद करती है और शोषण से मुक्त होती है, पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है। लेकिन भारत में ये देर तक पुरुष का शोषण जारी रहा, पुरुष वर्चस्ववादी रहा और समाज में निम्न समझा जाना यह एक ऐसी पारंपरिक रूढ़ी रही है कि जिसे आज भी स्त्री मुक्त होने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई। यही कारण है कि हमेशा से पुरुष ने उसे केवल भोग्य माना, भोग की वस्तु माना, और यही कारण रहा कि वो घर के बाहर उसे कोई अधिकार नहीं मिलता रहा, नहीं दिया गया। इस तरह से वो अपनी आजादी की तलाश करती है और स्त्री लेखन में वो अपना स्वर बुलंद करती है। लेकिन स्त्री लेखन को कमजोर समझने के कुछ कारण रहे हैं, वो आप सिद्धांततः समझ सकते हैं। चेखव और टी.एस. इलियट ये वैश्विक नाम रहे हैं। चेखव रशियन रचनाकार रहे, टी.एस. इलियट यूरोपियन पहुंचे हुए कवि रहे। वो भी स्त्री लेखन का मजाक उड़ाता रहा और यहां तक कि जो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उनके उपन्यासों का को सनसनीखेज व भावुकतापूर्ण माना जाकर के कहा गया कि ये भावुकता में लिखती है, सनसनीखेज लिखती है, यथार्थवादी उपन्यास रचनाएं सामने नहीं आ पाती। किंतु स्त्री मुक्ति आंदोलन से जो स्त्रियों ने आंदोलन चलाया, पुरुष मुक्ति का आंदोलन चलाया, उससे स्त्रीवादी चेतना आकार लेने लगती है, साकार होने लगती है और स्त्री मुक्ति आंदोलन से पुरुष लेखन को एक प्रबल चुनौती दी जाती है। पुरुष के समकक्ष लेखन किया जाता है और स्त्री चेतना से लेखन होता है। और हम ये देखते हैं कि स्त्री लेखिकाओं की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं कुछ नाम, चर्चित नाम, महाश्वेता देवी जो अभी हाल तक भी लिख रही थी, कृष्णा सोबती
जो इसी दशक तक लेखन कार्य करती रही। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, अनिता देसाई आदि की एक कतार है जो स्त्री लेखन के संदर्भ में अपनी पहचान बनाती है। मनु भंडारी की कहानी है मैं हार गई, त्रिशंकु और यही सच है। यही सच है ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम का त्रिकोण दिखाया गया है कि वो स्त्री जो जब जिस पुरुष के संपर्क में आती है तो उसे ये भ्रम होता है या वो यही सच मानती है कि यही है मेरा प्रिय, मुझे चाहने वाला, और मैं इसी के साथ इसी के सहारे से जिंदा रह सकती हूँ। फिर वो अपनी दोस्त से मिलती है, दोस्त के साथ कुछ दिन रहती है और ये मान करके चलती है कि वो जो पहले वाला था वो नहीं, यही सच है। इस तरह से यही सच है एक ऐसी कहानी बनी है जो स्त्री मानसिकता को, स्त्री चेतना को और स्त्री द्वंद्व को उबारती है, जिसमें इसी तरह की दूसरी मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती, जो वह लड़की ए लड़की नाम से एक लंबी कहानी लिखती है जिसमें उस लड़की के बारे में जो दोराहे चौराहे पर समाज में कहीं भी खड़ी होने में झिझक महसूस करती है और किस तरह से संबोधित किया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, बड़ी महिलाओं के द्वारा ए लड़की कह करके पुकारा जाता है, वो अपनी अस्मिता कैसे कायम करती है। और हम जिसे पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, उषा प्रेमवदा 1931 में जन्म लेती है। कृष्णा सोबती भी, उषा प्रेमवदा भी, मन्नू भंडारी भी, ये एक ही वर्ष की देन रही है और तीनों ही स्त्री लेखन में एक अपना अहम स्थान रखती है। उषा प्रियंवदा नारी कथा साहित्य को एक दूसरी ही दिशा प्रदान करती है। इनकी खास विशेषता रही कि कुछ लेखिकाओं ने देह गाथा से जोड़ करके लेखन किया, लेकिन उषा प्रियंवदा ने देह गाथा से अलग प्रेम में अलगाव, अकेलापन, अकेलेपन की नियति को उजागर करती है और सुचिंतित तौर पर पाश्चात्य देशों की जो महिलाएं रही है उसे वो भारत में परिलक्षित करती है, देख पाती है। इस तरह से वो स्त्री की क्यों करके अकेली होती जाती है, उसमें किस तरह का अकेलापन है, और ये अकेलापन आप रुकोगी नहीं राधिका, इनका एक मशहूर उपन्यास रहा है रुकोगी नहीं राधिका। राधिका शादी नहीं करती, अकेली रहती है, उसका एक अकेलापन देखा जा सकता है। और हमारे पाठ्यक्रम में भी ये प्रथम वर्ष में चलती है कहानी वापसी। वापसी कहानी में भी ठीक यही अकेलापन आप बखूबी देख सकते हैं। इसके मुख्य पात्र है गजादर बाबू, और गजादर बाबू के बारे में हम इतना समझ लें, चूंकि ये पाठ्यक्रम में शामिल है, आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिस पर हम पूरे व्याख्यान एक नहीं दो तीन देंगे। एक लंबा व्याख्यान आपको सुनने को मिलेगा। कई तरह से इसका विश्लेषण किया जा सकता है कहानी का। कहानी में एक मुख्य पात्र होता है जिसका नाम है गजादर बाबू। गजादर बाबू रेलवे में काम करते हैं और 33 वर्ष तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और घर चले आते हैं। कहानी का सारांश बस इतना सा है कि घर आने के बाद परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के अपने स्व औरस पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ रहते हुए
उन्हें अकेलापन महसूस होता है। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि उषा प्रेमवदा ऐसी लेखिका है जो देहगाता से अलग एक अलग ही तरह की दिशा प्रदान करती है, और अकेलापन, अलगाव जिंदगी में कैसे आता है उसको निरूपित करती है। और गजादर बाबू अपने ही घर में अकेले होते चले जाते हैं। इस तरह से रुकोगी नहीं राधिका में, राधिका किस तरह से अकेलापन महसूस करती है और अकेलापन किस तरह से कचोटता है, किस तरह से उसे अलग थलग कर देता है और उसे ये निर्णय लेने पर बाध्य करता है। जिस तरह से गजादर बाबू जब रेलवे में काम करते थे तो अपने परिवार के साथ रहने के सपने देखा करते थे, और जब परिवार में आए तो परिवार के साथ रहते रहते परिवार के सदस्यों को अपने प्रतिकूल पा करके उनकी अपनी इच्छाएं ये साबित कर रही थी, और उनको वहां बखूबी सम्मान नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। और उनको उम्मीद थी कि यहाँ पैसा कम पड़ रहा है पेंशन का, तो वो वहां से वापस हो जाते हैं। इस तरह से कहानी का नाम होता है वापसी। क्यों वापसी हुई उनकी? कि परिवार में वो सहज नहीं रह सके, पत्नी भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकी जिस तरह से एक दोस्त एक पत्नी को करना चाहिए। पुत्र पुत्री उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, या इसी कारण से वो अकेले हो जाते हैं और अपना दायित्व परिवार के प्रति पहले भी निभा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि ठीक पैसा कम पड़ रहा है, और मुझे एक उद्योगपति ने, फैक्ट्री मालिक ने कहा था कि जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, आप अभी काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं, अब मैं परिवार में रहूंगा, अपना सारा वक्त परिवार को दूंगा। वही व्यक्ति परिवार में आकर के उसी फैक्ट्री मालिक के पास जाकर के काम मांगता है। ये ये उसकी नियति है।